जय हिंद। एडवोकेट के तौर पर काम करने वाली एक 26 साल की लड़की अपने लिए रिश्ते खोज रही थी। परिवार वाले भी लगातार उसके लिए रिश्ते खोज रहे थे और एक दिन सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसकी मुलाकात होती है एक कथित पुलिस इंस्पेक्टर यानी दारोगा से। अब कुछ समय दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट पर बात करते हैं, फोन नंबर एक्सचेंज होता है, फोन पर बातें होती हैं और फिर ये कथित इंस्पेक्टर अपने प्यार का इजहार करते हुए शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बाद में दोनों मिलने का प्लान करते हैं। अब इसके बाद ये तो लगभग तय था कि अगला पड़ाव सगाई होगी और उसके बाद शादी। पर उससे पहले एक सच्चाई जो लड़की के सामने निकल कर आई, उससे उसके पैरों तले जमीन निकल गई। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप जागरूक रहना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस बहुत ही दिलचस्प है। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के बरेली। बरेली में एक लड़की एडवोकेट के तौर पर काम कर रही थी। उम्र हो गई थी 26 साल। परिवार वालों का कहना था कि बेटा अब तुमने LLB भी कंप्लीट कर लिया है, लॉ की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस भी करने लगी हो और जो तुम करना चाहती थी वो लगभग पढ़ाई के क्षेत्र में तो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद अगला पड़ाव शादी है। एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। इसके साथ ही परिवार वाले भी लगातार रिश्ता देख रहे थे। इस बीच अचानक से कुछ दिन बाद इस लड़की को फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक वर्दीधारी व्यक्ति ने भेजी। जब उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, दोनों के बीच में बातचीत हुई तो इस लड़के ने बताया कि मैं पुलिस में इंस्पेक्टर के तौर पर यानी दारोगा के तौर पर काम करता हूं। इस लड़के ने अपना नाम सत्यम त्रिपाठी बताया और साथ में अपने निजी जीवन से जुड़ी काफी बातें खोल कर रख दी। अब जैसे ही लड़की को इस लड़के के बारे में, इस कथित इंस्पेक्टर के बारे में एक एक बात निजी जीवन की पता लगती है तो वो भी इससे इंप्रेस होती चली जाती है। लड़का कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत कठोर परिश्रम किया है, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त। इसके साथ ही अगर मेरे परिवार की बात करो तो मेरे परिवार में मेरे माता पिता थे जो कि एक कार एक्सीडेंट में खत्म हो चुके हैं। मेरे पिताजी CO के तौर पर यानी सर्कल ऑफिसर के तौर पर कार्यरत थे। उनकी एक अच्छी छवि को देखते हुए मैं भी पुलिस में जाना चाहता था और इसके बाद मैंने पढ़ाई कंप्लीट करते ही पुलिस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए। उनको क्वालिफाई करते हुए मैं साल 2019 में उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के तौर पर सेलेक्ट हुआ। अब फेसबुक पर इतनी बातें जब दोनों के बीच में हो जाती है तो इसके बाद फोन नंबर एक्सचेंज होते हैं। फोन पर कई घंटे बातें होती हैं, कई दिनों तक ये बातों का सिलसिला चलता है और दोनों व्हाट्सएप पर भी एक दूसरे से चैट करते हैं। अब दोनों काफी हद तक जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं तो कथित तौर पर एक दूसरे से ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हमारे विचार काफी हद तक मिलते हैं। लड़की भी लड़के से कंफर्टेबल थी और लड़का भी लड़की से काफी कंफर्टेबल महसूस करता है। अब अचानक से एक दिन बातों बातों में लड़का कहता है, सत्यम कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम बस एक बार हाँ बोल दो, उसके बाद सारा इंतजाम, सारी चीजें मैं देख लूंगा। पर लड़की कहती है कि हमारे यहाँ इस तरह से शादी नहीं होती। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक लड़की का कहना था कि पहले माता पिता एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों परिवार मिलेंगे और सभी मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि हमारी शादी होगी या नहीं होगी। पर उससे पहले हमारा मिलना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमें एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगा तो शादी के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं और सबसे पहले तो सगाई कर ही लेंगे। अब फाइनली दोनों एक दूसरे से लंबे समय तक, तकरीबन 2 महीने तक बातें करने के बाद ये प्लान करते हैं कि वो बरेली में मिलेंगे। लड़का बताता है कि मैं अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन से आऊंगा और सुबह ही तकरीबन 6:15 बजे मैं बरेली पहुंच जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें मुझे समय देना पड़ेगा। लड़की इसके लिए तैयार हो जाती है। अब गुरुवार के दिन लखनऊ से ये लड़का सत्यम, जो कि दारोगा है, कथित तौर पर इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत है, 2:30 बजे सुबह ये ट्रेन में बैठ जाता है और वो ट्रेन सुबह 6:15 बजे सीधा बरेली में उतार देती है। अब इस बीच ये लड़की से बात करता है और लड़की से कहता है कि मुझे थाने में एक दारोगा से काम है, दारोगा का नाम रेखा है, सरकारी काम है, सरकारी काम निपटाने के बाद हम दोनों मुलाकात करते हैं। अब लड़की इसके लिए तैयार हो जाती है
और काफी जेन्युइन बात है कि अगर कोई किसी से मिलने आएगा तो अपना सरकारी या कोई पर्सनल काम जरूर साथ में निकाल ही लेगा। अब अपना थाने का काम निपटाने के बाद लड़का एक बार फिर से इस लड़की से बात करता है। अब जब ये लड़की के पास पहुंचा तो ये पुलिस की वर्दी में था। अब पुलिस की वर्दी में लड़की से देखकर एक पल के लिए तो खुश होती है, पर उसके बाद लड़की के मन में ये बात चलने लग जाती है कि कोई भी लड़की से अगर लड़का मिलने आएगा, चाहे वो पुलिस में इंस्पेक्टर हो, आईपीएस अफसर हो या कोई और अधिकारी हो, तो क्या वो पुलिस की वर्दी पहनकर आएगा, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही जरूरी काम ना हो। अब जब लड़की ये बात इस लड़के के सामने रखती है, इस कथित इंस्पेक्टर के सामने रखती है कि आपको पहली बार मीटिंग में पुलिस की वर्दी डालकर आने की क्या जरूरत थी, तो लड़का रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जवाब देता है कि मैं दरोगा हूं तो कम से कम अपनी वर्दी तो दिखाऊंगा ही। अब सत्यम त्रिपाठी की ये बात सुनकर लड़की को काफी अजीब लगता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, खाने का प्लान भी बनता है, पर इस बीच लड़की के मन में कुछ सवाल आते हैं जिन्हें पूछे बिना वो नहीं रह पाती। वो सबसे पहले लड़के से कहती है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपका आई कार्ड देखना चाहती हूं। लड़का फौरन अपनी जेब से आई कार्ड निकालता है और इस लड़की को दे देता है। लड़की आई कार्ड देखती है, उसे कुछ शक होता है, पर वो अपने शक को दूर करते हुए इस आई कार्ड की किसी तरह से छिपते छिपाते फोटो खींच लेती है। अब इसके साथ ही दूसरा सवाल लड़की करती है कि जब आप पुलिस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उस दौरान आप विवेचना कैसे करते हैं। अब जब यह सवाल सत्यम से इस लड़की ने किया तो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वो बिल्कुल चुप हो गया और कुछ भी नहीं बोल पाया। लड़की ने कहा, देखिए मैं एक एडवोकेट के तौर पर काम करती हूं, मुझे पता है विवेचना कैसे की जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, एफआईआर फाइल कैसे होती है, आप मेरे साथ ये सब बातें डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा सवाल इसके बाद सीधे ही लड़की दाग देती है कि आप मुझे ये बताइए कि आप पर्चा कैसे काटते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर आपके पास आता है तो आप एफआईआर दर्ज कैसे करते हैं। अब इसका जवाब भी ये लड़का रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक नहीं दे पाता। ये कथित इंस्पेक्टर अभी तक चुप था और लड़की दो सवाल सीधे तौर पर दाग चुकी थी। इसके बाद अगला सवाल लड़की दागती है, वो कहती है कि सीआरपीसी 164 क्या है। अब इसका जवाब भी लड़का नहीं देता और वो चुपचाप लड़की के सामने रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक खड़ा हो जाता है। अगला सवाल लड़की पूछती है कि मेडिकल आप किन कंडीशन में करवाते हैं, कब कब आरोपी का मेडिकल करवाया जाता है। जब यह सवाल पूछा जाता है तो लड़का फिर भी शांत ही खड़ा रहता है। अब इसके बाद लड़की को शक हो जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि विवेचना एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है तो उसमें पुलिस अधिकारी को अपनी विवेचना करनी होती है साक्ष्य जुटाने के लिए। जब तक 173 के तहत पुलिस अपनी रिपोर्ट नहीं लगा देती तब तक विवेचना काफी इंपॉर्टेंट रहती है, और इस विवेचना के दौरान ही पुलिस का इंस्पेक्टर या आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीधे तौर पर यह जानने की कोशिश करता है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो आरोप किस हद तक सही हैं। जब तक पुलिस आरोप पत्र दाखिल नहीं करती तब तक आरोपी को अभियुक्त नहीं माना जाता, और इसके साथ ही जो आरोप लगा रहा है उसके बातें भी सही नहीं मानी जाती। जो पुलिस अफसर है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको यह मानना होता है कि दोनों पार्टियां बराबर हैं। जब वो विवेचना करता है अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसके पास जो भी साक्ष्य आते हैं उसको आधार बनाकर वो किसको सही मानता है ये उसे अपनी विवेचना में लिखना होता है और बाद में अपनी रिपोर्ट लगानी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो सीआरपीसी 164 है उसमें बेसिकली मैजिस्ट्रेट के सामने गवाह के बयान दर्ज करवाए जाते हैं। देखिए, एक बयान दर्ज होते हैं पुलिस के सामने जो कि कोर्ट में वैलिड नहीं माने जाते। अगर कोर्ट में जाकर व्यक्ति मुकर जाता है कि मैंने पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दी है वो दबाव में दी है, तो वो वैलिड कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं माने जाते। वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस मजिस्ट्रेट से कह दे या कोर्ट खुद संज्ञान ले ले और मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी व्यक्ति के बयान दर्ज हो जाते हैं तो उनसे बाद में कोर्ट में मुकरना संभव नहीं होता है। यह होता है सीआरपीसी 164 या इन्हें 164 के बयान भी कह दिया जाता है। अब जब ये सारे सवाल पूछने के बाद ये लड़का, ये कथित इंस्पेक्टर चुप खड़ा रहता है तो फिर भी लड़की को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का शाई महसूस कर रहा हो या कोई और बात हो।
शक तो उसे हो रहा था, पर अभी भी अपने शक को एक फैक्ट में बदलने के लिए लड़की ने अपने जानकार दारोगा को फोन किया, जो कि पास के थाने में ही तैनात थे। उसने उन दारोगा साहब को इस लड़के के आई कार्ड की फोटो भेजी। पहले ये पूछा कि क्या ये आई कार्ड असली है। अब दारोगा को शुरुआत में लगा कि आई कार्ड असली है, पर बाद में पता चला कि ये आई कार्ड असली नहीं है, ये एक फर्जी आई कार्ड है। पर फिर भी एक डाइकोटमी की सिचुएशन बनी हुई थी। दारोगा ने यह कहा कि किसी भी तरह से तुम इस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। अब लड़की किसी भी तरह से इस लड़के को, कथित इंस्पेक्टर को लेकर थाने में पहुंची। वहां पर दारोगा से मुलाकात करवाई। अब दारोगा ने एक सवाल सीधा दागा और पूछा कि तुम 3/25 की फर्द कैसे काटते हो। अब जैसे ये सवाल लड़के से पूछा, वो फिर चुपचाप खड़ा रहा। अब काफी देर तक चुपचाप खड़े रहने के बाद दारोगा ने एक दो बातें और पूछी कि आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हो, कहां पर तैनात हो। तैनाती की बात को लेकर लड़के ने यह कहा था कि मैं लखनऊ के हजरतगंज थाने में तैनात हूं। पर जब वहां पर पता किया गया तो पता लगा कि यहां पर सत्यम त्रिपाठी नाम का कोई भी दारोगा तैनात नहीं है। अब इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था और लड़के को भी पता लग चुका था कि मेरी सच्चाई खुलकर इनके सामने आ चुकी है। उसने वहां से फौरन भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस कथित फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि ये लड़का लखनऊ के आशियाना में रहता है और सिर्फ शादी करने के लिए ये लड़की के सामने फर्जी दारोगा बनकर दिखा रहा था। दरअसल ये बनारस के पांडेपुर का रहने वाला है। पिता का नाम अमर तिवारी है। इस लड़के के पास से दारोगा की वर्दी, साथ में पुलिस का फर्जी आई कार्ड और एक वॉकी टॉकी बरामद हुआ है। अब यह केस अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट केस है। आमतौर पर समाज में, खास तौर पर शादी के समय, कई लोग अपने बारे में इस तरह के झूठ बोलते हैं। एक सीख इस पूरे केस से हमें मिलती है कि कभी भी शादी करनी हो, अपना आधार, अपनी बैकग्राउंड हमेशा सच बताएं। सच बताएं कि मैं किस पोस्ट पर कार्यरत हूं, कोई जॉब में हूं या नहीं हूं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास रिश्ता आया है तो दूसरे व्यक्ति की बैकग्राउंड चेक जरूर कीजिए। वो किस नौकरी में है इसको वेरीफाई जरूर कीजिए, क्योंकि आजकल इस तरह के धोखे और धोखाधड़ी बड़े स्तर पर हो रही है। जय हिंद।